बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियां वाली की तरफ से मैं प्रोफेसर राशिद फ़ारूकी आप सभी को सलाम पेश करता हूँ। बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। हम कंटिन्यू करेंगे अपनी बात को सीक्वेंस में। अगर पेज नंबर देखा जाए तो पेज नंबर 5 है। पहले 4 पेजेस पर हमने बात कर ली थी और बेटा हम डिस्कस कर रहे थे फंक्शन को। मैंने अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर आपको बताया कि फ़ंक्शन क्या होता है, फ़ंक्शन की ज़रूरत क्यों पेश आई, फ़ंक्शन की डेफिनेशन क्या है, डिपेंडेंस ऑफ क्वांटिटीज़ मैंने आपको बताई। अब यहाँ पर हम फंक्शन को मज़ीद जो है तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और डिस्कस करेंगे ताकि जो आपकी रिमेनिंग क्यूरीज़ और सवालात हैं वो ख़त्म हों और आपको सही मानों में फ़ंक्शन की समझ आए। बेटा फंक्शन जो होता है वो एक मशीन की तरह होता है। याद रखना, बहुत ही आसान एग्जांपल आज दे रहा हूँ, आम फहम की एग्जांपल, मतलब आपको समझ आने वाली। फंक्शन क्या होता है? जस्ट लाइक एक मशीन होता है। आप उस मशीन को एक इनपुट देते हो और उस इनपुट के ऊपर वो मशीन अमल करती है और अमल करने के बाद वो मशीन आपको एक आउटपुट देती है। मैं अगर सिंपल वे में आपको ये समझाऊं तो आप सभी बाज़ार तो गए होंगे और तकरीबन आप सभी ने गन्ने का जूस जो है वो पिया होगा। अब जब आप बाज़ार जाते हैं और गन्ने वाले से कहते हैं कि हमें जूस दे दो, तो वो क्या करता है, अपने स्टॉक में से एक गन्ना उठाता है और उसको मशीन में डालता है। मान लो कि वो गन्ना उसकी इनपुट है। अब मशीन क्या करती है, उस गन्ने को जो है तो उस पर एक्ट करती है अपने अंदाज में और उस गन्ने का रस निचोड़ती है और आउटपुट के तौर पर आपको क्या मिलता है? रस मिलता है। तो सिमिलरली जैसे वो गन्ने की मशीन एक इनपुट पर काम करके आपको एक आउटपुट देती है, सेम इज केस हेयर। फंक्शन भी एक मशीन की तरह है। वो डिपेंड करता है अपनी इनपुट पर, उसको इनपुट दी जाती है और उस इनपुट के नतीजे में वो आपको क्या देता है? आउटपुट देता है। मिसाल के तौर पे हम इसी एग्जांपल को लेते हैं। यहाँ पर जो मैंने फंक्शन लिया है वो वही लिया है जो मैंने अपनी पिछली एग्जांपल में आपको समझाया था। मैंने लिया है एरिया ऑफ ए स्क्वायर। बेटा यहाँ पे इस डब्बे का कतई मतलब नहीं है कि ये स्क्वायर है, बल्कि ये डब्बा जो है यहाँ पर एक फंक्शन मशीन को शो कर रहा है और इस फंक्शन मशीन के अंदर जो मैंने फंक्शन लिया है वो फंक्शन लिया एरिया एज अ फंक्शन ऑफ इट्स साइड लेंथ, जो मैं आपको पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा चुका हूँ। अब ये जो मशीन है डिपेंड करती है अपनी इनपुट पर। आप इनपुट चेंज कर देंगे, ये मशीन आउटपुट भी क्या कर देगी? चेंज कर देगी। मिसाल के तौर पे इन नीचे वाली एग्जांपल्स में आप समझें, मैं जब x की जगह, x मेरी इनपुट है और a मेरी आउटपुट है, x की जगह 1 लगाता हूँ। ये मैं एक और चीज़ भी आपको बता दूं, यहाँ मैंने लिखा एरिया एज अ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बेसिकली इस चीज़ को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, फंक्शन की फॉर्म में लिख दिया। इसका लिखने का पर्पज़ क्या है कि आपको यहाँ पता हो कि जब एक चीज़ दूसरी चीज़ की फंक्शन होती है तो उसको लिखने का ये भी तरीका है। चूँकि यहाँ पर एरिया फंक्शन है x का, तो इसको डिनोट करने के लिए मैथमेटिक्स में ये टेक्निक इस्तेमाल होती है कि a एज अ फंक्शन ऑफ x, एरिया इज़ फंक्शन ऑफ x, ब्रैकेट का मतलब है इज़ अ फंक्शन ऑफ, और ये फार्मूला आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि एरिया एज अ फंक्शन ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है, या सिंपल एरिया इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। तो मैं बात कर रहा था कि ये जो फंक्शन है ये अपनी इनपुट्स पर डिपेंड करता है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, इनपुट 1 लगा दी। आप इस फार्मूले के अंदर 1 लगा दो तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। तो एरिया की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो 1 डोमेन पर जो मेरी आउटपुट आई वो 1 आई, 1 इनपुट पर मेरी आउटपुट 1 आई। अच्छा, मैं अपनी इनपुट में x की जगह 2 लगा देता हूँ तो आंसर क्या आएगा? 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। तो 2 इनपुट पर जो आउटपुट आई वो क्या आई? 4 आई। सिमिलरली मैं 3 इनपुट लगाता हूँ तो आउटपुट क्या आती है? 9 आती है। सिमिलरली 9 इनपुट लगाता हूँ तो 9 का स्क्वायर 81, आउटपुट क्या आ जाएगी? 81। सिमिलरली 10 लगाता हूँ
इनपुट तो उसके नतीजे में जो मुझे आउटपुट मिलेगी वो 100 मिलेगी, एंड सो ये सिलसिला चलता चला जाएगा। मतलब ये हुआ कि मेरा जो फंक्शन है वो डिपेंड कर रहा है इनपुट पर। इनपुट मैं जैसी दूंगा आउटपुट उस मुताबिक फंक्शन उस पर अप्लाई करके देगा। तो ये बेसिकली फ़ंक्शन होता है। फ़ंक्शन को आम हालात में अगर हम समझना चाहें तो ये फ़ंक्शन आम हालात में इसका मकसद होता है। आज आपका जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 1 बेटा, वो ये है कि आपने इन दो फंक्शंस के लिए, मेरा पहला फंक्शन है ए सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का फार्मूला आप सबको पता होता है 2πr होता है। तो यहाँ पर बेटा याद रखना, फंक्शन जो होता है वो सिर्फ अपने वेरिएबल पर डिपेंड करता है, कांस्टेंट्स पर डिपेंड नहीं करता। मतलब सी से मुराद सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, वो जस्ट अपने सर्कल के रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, तो सी इज़ फंक्शन ऑफ आर। तो आर की मुख्तलिफ इनपुट्स के लिए मुख्तलिफ आउटपुट्स ऑफ सी आएंगी। आपका ये काम है कि आपने 5 इनपुट टू आउटपुट वैल्यूज़ बनानी है इस रिलेशन के लिए। सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब जो होता है वो होता है 4/3πr क्यूब। यहाँ भी जो है तो ये 4/3 और पाई जो है ये कांस्टेंट है, मेन चीज़ जो है वो आर है। तो आपने वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब जो कि फंक्शन होता है आर का, आपने इसकी भी 5 इनपुट टू आउटपुट एग्जांपल्स अपनी असाइनमेंट में मुझे कल तक सबमिट करानी है। क्लियर जी? आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस की बेशबहा टाइप्स हैं, बहुत सी टाइप्स हैं, उनको हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली टाइप है अलजेब्रिक फंक्शन। बेटा ऐसा फंक्शन जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हों या अलजेब्रिक टर्म्स हों। आप सभी बखूबी जानते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक टर्म्स क्या होती हैं। तो ऐसे फंक्शन को क्या कहा जाता है? अलजेब्रिक फंक्शन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर अब अलजेब्रिक फंक्शन तो बहुत से हैं, उनको कैटेगराइज हमने किया है, और फर्दर अलजेब्रिक फंक्शंस की मंदरजा झेल बहुत सी एग्जांपल्स हैं, जिनमें पहली एग्जांपल है पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है जी? ये टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं अलजेब्रिक फंक्शन, और अलजेब्रिक फंक्शन की फर्दर पहली टाइप है पॉलिनोमियल फंक्शन। अब बेटा पॉलिनोमियल फंक्शन इस तरह से होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन इज़ रिटन लाइक दिस: an xn an-1 xn-1 an-2 xn-2 up till a2x2 a1x plus a0। अब ये आपने इस तहरीर से घबराना नहीं है। यहाँ पर जो a लिखे हुए हैं ये बेसिकली कोफिशिएंट्स हैं ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड इन दिस एक्सप्रेशन। ये कुछ भी हो सकते हैं, 3, 5, 9, -2, 8, -8, मतलब कोई सा रियल नंबर इन कोफिशिएंट्स की जगह हो सकता है। ये an, an-1, an-2, a2, a1, a0, बेसिकली इन से मुराद क्या है कि ये कोई सा रियल नंबर हो सकता है। क्लियर जी? सबको समझ आ गई? अब आते हैं इन एन पर, ये जो एक्सपोनेंट के अंदर आ रहे हैं, पावर के अंदर आ रहे हैं। बेटा पॉलिनोमियल के लिए ज़रूरी है कि ये जो पावर्स ऑफ वेरिएबल हैं या एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल हैं, बेटा ये हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हों। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये जो पावर्स ऑफ वेरिएबल हैं ये हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। इनमें नेगेटिव इंटीजर्स नहीं आ सकते। अगर यहाँ पर एक्सप्रेशन में ये जो x की पावर हैं, वेरिएबल की पावर हैं, यहाँ पर अगर नेगेटिव इंटीजर आ गया तो बेटा वो फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्लियर जी? मैं इसको फर्दर एग्जांपल्स में समझाता हूँ। नीचे देखो ज़रा गौर से। मैंने एक पॉलिनोमियल ऑफ x लिया और वो है 2x⁴ - 3x³ + 2x - 1। अब मैंने कहा था कि जो एज आ रहे हैं वो कोई ना कोई रियल नंबर होगा। तो आप देख रहे हैं 2, -3, 2 और -1 ये क्या है? रियल नंबर हैं। क्लियर जी? दूसरी चीज़ जो ज़रूरी थी वो ये थी कि पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए। तो देखें यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 1 है और इसके साथ x 0। तो जो पावर्स आ रही हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आ रही हैं, लिहाजा ये पॉलिनोमियल फंक्शन है।
सिमिलरली नीचे वाले को देख लें, इसमें भी पावर्स जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर आ रही हैं, 9, 2, 1, 0, तो लिहाजा ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर बेटा अगर आप गौर करें तो जो पावर्स हैं ये -3, -2 जो इस पॉलिनोमियल के अंदर आ रही हैं ये नेगेटिव इंटीजर आ रही हैं, लिहाजा इनके नेगेटिव होने की वजह से, अब हालांकि यहाँ पर इसकी पावर पॉजिटिव 1 है, लेकिन अगर एक भी नेगेटिव इंटीजर आ गया तो वो फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो बेसिकली पॉलिनोमियल फंक्शन को चेक करने के लिए आपने जो पावर्स हैं आपकी वेरिएबल की, आपने ये चेक करना है कि क्या वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं या नहीं हैं। अगर तो वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं थ्रू आउट तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, और अगर वो उनमें से एक भी नेगेटिव इंटीजर आ गया तो जैसे इस केस में है तो वो फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्लियर जी। यहाँ पर आकर हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन एंड हो जाता है। अलजेब्रिक फंक्शन की जो दूसरी टाइप है दैट इज़ लीनियर फंक्शन। बेटा ऐसा फंक्शन जिसमें डिग्री 1 हो। डिग्री 1 होने का मतलब ये है कि जो वेरिएबल आ रहे हों उनकी पावर 1 आ रही हो, 1 से ज़्यादा ना आ रही हो, तो ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन जिसकी डिग्री 1 हो वो लीनियर फंक्शन कहलाता है। क्लियर जी। उसके बाद आते हैं तीसरे फंक्शन की तरफ, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी का लफ्ज़ी मतलब होता है शनाख्त। ठीक है जी। तो ऐसा फंक्शन जो हर डोमेन पर वही रेंज दे, मतलब ये बात आपने समझना है। मिसाल के तौर पे इस फंक्शन को ले लें, f(x) = x। ठीक है जी। तो यहाँ आप जो भी x लगाएंगे वही आंसर आएगा। मतलब कहने का मकसद ये है कि आप जब डोमेन एक फ़ंक्शन के अंदर लगाएं और उस डोमेन के लगाने पर फंक्शन भी वही वैल्यूज़ देने लग जाए जो आपने डोमेन लगाई है, मतलब आप डोमेन की जगह 1 लगाएं तो फंक्शन का आंसर 1 आ जाए। डोमेन से मुराद मेरी इनपुट, जैसे मैंने आपको पीछे बताया ना, ये यहाँ पर ये इनपुट को डोमेन कहते हैं और आउटपुट को रेंज कहते हैं, याद रखिएगा। तो आप जो इनपुट लगा रहे हैं, जैसे ही आप इनपुट लगाएं वैसा ही आंसर आना शुरू हो जाए। आप इनपुट 1 लगाएं तो आंसर 1 आ जाए, आप इनपुट 2 लगाएं तो आंसर 2 आ जाए, आप इनपुट 3 लगाएं तो आउटपुट 3 आ जाए, एंड सो। जैसा कि ये फंक्शन है f(x) = x। ठीक है जी। यहाँ पर अगर आप ये x की जगह 1 लगाएंगे तो आंसर 1, x की जगह 2 लगाएंगे तो आंसर 2, x की जगह 3 लगाएंगे तो आंसर 3, एंड सो। x की जगह 4 लगाएंगे तो आंसर 4, x की जगह 5 लगाएंगे तो आंसर 5, एंड सो। तो ऐसा फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। क्लियर जी सबको। मतलब जो इनपुट लगाओ, यानी कि जो डोमेन लगाओ वही रेंज आना शुरू हो जाए। ठीक है जी। इसकी जो डोमेन होती है वो आप कोई सा रियल नंबर लगा सकते हो, डोमेन से मुराद इनपुट जो मैंने आपको पहले बताया, और इसकी जो रेंज होती है वो भी कोई सा रियल नंबर। सिमिलरली लीनियर फंक्शन की अगर बात की जाए जो ऊपर मैंने पढ़ाया, उसकी डोमेन में कुछ भी लगाया जा सकता है। ठीक है जी। अच्छा, बेसिकली बेटा डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह मैं फ़र्दर अगले टॉपिक्स के अंदर कवर करूँगा और मज़ीद आपको बताऊँगा कि डोमेन और रेंज क्या होता है। यहाँ पर तो हम सरसरी से जायज़ा ले रहे हैं, हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं। डोमेन और एंड रेंज का जो ब्रीफ अकाउंट में इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट डिलीवरी है वो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर मैं आपको दूंगा। फ़िलहाल आपने जस्ट टाइप पे गौर करना है। ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। कांस्टेंट फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिसमें जो मर्ज़ी डोमेन लगा दो उस पर आँच तक ना आए, उस पर किसी किस्म की चेंज ना आए। आप जो मर्ज़ी इनपुट लगा दो, आउटपुट सेम की सेम रहे, जूँ की तू रहे। मिसाल के तौर पे इस किस्म का फंक्शन f(x) = 4, आप x की जगह जो मर्ज़ी चीज़ लगा दो, चूँकि ये फंक्शन के आगे कोई वेरिएबल है ही नहीं जिसमें आप डोमेन को पुट कर सकें, तो ऐसा फंक्शन जिसमें जो मर्ज़ी डोमेन लगा दें आंसर यूँ का तूँ एक कांस्टेंट आ जाए, तो ऐसे फंक्शन को कांस्टेंट फंक्शन कहा जाता है। अ फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ f(x) = a। बेटा याद रखना, जो भी फंक्शन होगा
इस फॉर्म का एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए कैन बी एनी नंबर 1 2 3 5 9 11 12 एनीथिंग। जो भी फंक्शन होगा इस फॉर्म का एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, वो फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा। इन दिस टाइप ऑफ फंक्शन डोमेन ए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड रेंज इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। आप डोमेन की जगह, इनपुट की जगह जो मर्जी चीज़ पुट करें, आंसर वही कांस्टेंट आएगा जिसके बराबर फंक्शन है। तो लिहाजा ऐसे फंक्शन को क्या कहा जाता है, कांस्टेंट फंक्शन कहा जाता है। ठीक है जी। सच टाइप ऑफ फंक्शन हुज आउटपुट वैल्यू सेम फॉर एवरी इनपुट वैल्यू। जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसा फंक्शन जिसमें जो मर्जी इनपुट वैल्यू लगा दो, आउटपुट वैल्यू क्या रहेगी, जो कि तुम रहेगी, जिसके बराबर वो फंक्शन इनिशियली था। ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है, कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। क्लियर जी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। ये भी अलजेब्रिक फंक्शन की ही एक टाइप है और ये है रैशनल फंक्शन। बेटा रैशनल फंक्शन के लिए ज़रूरी है कि आपका ऐसा फंक्शन जिसका न्यूमरेटर भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो और डिनोमिनेटर भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो, लेकिन डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं हो सकता। क्लियर जी। ऐसा फंक्शन जिसका न्यूमरेटर भी एक पॉलिनोमियल हो, पॉलिनोमियल फंक्शन हो, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो, लेकिन डिनोमिनेटर ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता। ऐसे फंक्शन को क्या कहा जाता है, रैशनल फंक्शन कहा जाता है। वंस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ क्या होने चाहिए, पॉलिनोमियल फंक्शन। जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। ठीक है जी। जिसमें एक्सपोनेंट्स क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। क्लियर जी सबको। अच्छा जी, आगे चलते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि डोमेन और रेंज इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के अंदर, अपने नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट में लाऊंगा। फर्दर बढ़ते हैं जी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर्स इस्तेमाल हो रहे हों, जैसे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स एंड दिस। तो हर वो फंक्शन जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ इस्तेमाल हो रही हों, वो क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाता है। ठीक है जी। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ और वो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे कि आपको पता है जिनमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ इस्तेमाल हो रही हों, तो ऐसे फंक्शंस को क्या कहा जाता है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहा जाता है। जैसे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट है लॉगरिथमिक फंक्शंस। ऐसे फंक्शन बेटा जिनमें लॉग या नेचुरल लॉग का इस्तेमाल हो रहा हो, ऐसे फंक्शन जिनमें ये दो ऑपरेटर्स इस्तेमाल हो रहे हों, वो क्या कहलाते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शंस कहलाते हैं। क्लियर जी। उसके बाद हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। बेटा ऐसे फंक्शन जिनमें वेरिएबल पावर में आ रहा हो, जैसे आप देखें यहाँ पर x वेरिएबल है, पावर में आ रहा है, यहाँ पर भी x वेरिएबल है, कहाँ किस में आ रहा है, पावर में आ रहा है। तो ऐसे फंक्शन जिनमें वेरिएबल्स किस में आ रहे हों, पावर्स में आ रहे हों, उनको एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कहा जाता है। उसके बाद बेटा हाइपरबोलिक फंक्शन, आपको ये फार्मूला याद रखने हैं। साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स 1/2 इंटू ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स, कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। सिमिलरली टेंजेंट हाइपरबोलिक ऑफ एक्स जो होता है साइन हाइपरबोलिक ओवर कॉस हाइपरबोलिक होता है, एंड कॉट हाइपरबोलिक ऑफ एक्स, कोसिकेंट हाइपरबोलिक ऑफ एक्स एंड सीकेंट हाइपरबोलिक ऑफ एक्स। ये 6 हाइपरबोलिक फंक्शन हैं। इनकी डेफिनेशन कुछ भी नहीं है, जस्ट बेटा आपको ये फार्मूलाज जो हैं, जो मैंने लिखे हैं, ये आपको याद रखने हैं। जब हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे तो ये जो रिलेशन हैं बेटा, ये क्या होंगे, इस्तेमाल होंगे। ठीक है जी। जस्ट आपको ये आने चाहिए। एमसीक्यूज़ में भी अगर ये आया तो जस्ट ये पूछा जा सकता है कि साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स किसके बराबर है, या कोसिकेंट हाइपरबोलिक ऑफ एक्स किसके बराबर है। क्लियर जी सबको। आगे चलते हैं। इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस इस बुक के अंदर हैं, लेकिन साथ लिखा गया है कि आप हायर क्लासेस के अंदर उनको डिस्कस करेंगे, लिहाजा हम उनको यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद हैं जी एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से एक्सप्रेस किया जा सके। एक्सप्रेस करने का क्या मतलब है कि डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वालिटी की एक तरफ हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इक्वालिटी की दूसरी तरफ हो। क्लियर जी। मतलब इनको जुदा किया जा सके।
एक्सप्रेस किया जा सके डिपेंडेंट वेरिएबल को इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसे फंक्शन को क्या कहा जाता है? एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट के EX से आपने याद रखना है कि यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर जी? जैसे ये मेरी एग्जांपल है, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वालिटी की एक तरफ है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि x है इक्वालिटी की दूसरी तरफ है। ये डिपेंडेंट वेरिएबल दूसरी एग्जांपल में इक्वालिटी की एक तरफ है y, जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल इक्वालिटी की दूसरी तरफ है। सिंबॉलिकली इसको रिप्रेजेंट करने के लिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इस्तेमाल होता है। क्लियर जी? इम्प्लिसिट फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिसमें इम्पॉसिबल हो, आइए हमसे याद रखना है, इम्पॉसिबल हो डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्रेस करना इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे या यूँ समझ लो कि ऐसा फंक्शन जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस तरह से खलत मलत हों कि उनको जुदा करना मुश्किल हो। यहाँ पर तो जुदा हो गए थे, लेकिन यहाँ पर इनकी जुदाई नामुमकिन है। तो आप देखें, आप पूरी ज़िंदगी बैठे रहें तो इस एक्सप्रेशन में x और y को आप इक्वलिटी की दोनों तरफ जुदा नहीं कर सकते। सिमिलरली यहाँ पर भी x और y का जुदा करना नामुमकिन है, इसलिए इन्हें इम्प्लिसिट और इम्पॉसिबल से याद रखना, जिसमें जुदा करना नामुमकिन हो। एक्सप्लिसिट और एक्सप्लेन से याद करना, जिनमें एक्सप्रेस करना पॉसिबल हो। क्लियर जी सबको? तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन और ये इम्प्लिसिट फंक्शन। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है जनाब अली पैरामीट्रिक फंक्शंस। बेटा बाज़ औक़ात क्या होता है, कुछ कर्व्स होती हैं जिसमें दो वेरिएबल एक ही वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे होते हैं। जैसे ये देखो, यहाँ पर x इज इक्वल टू AT² एंड y इज इक्वल टू AT। यहाँ पर x भी t पर डिपेंड कर रहा है और y भी किस पर डिपेंड कर रहा है? t पर डिपेंड कर रहा है। तो जब दो मुख्तलिफ वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली एक ही वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे होंगे तो ऐसे फंक्शंस को पैरामीट्रिक फंक्शन कहा जाता है। जैसे नीचे वाली एग्जांपल में x डिपेंड कर रहा है थीटे पर और y भी डिपेंड कर रहा है थीटे पर, लिहाजा x और y दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स एक ही वेरिएबल थीटा पर डिपेंड कर रहे हैं। लिहाजा ऐसे फंक्शंस को क्या कहा जाता है? पैरामीट्रिक फंक्शन, जिसमें दो डिफरेंट वेरिएबल्स एक सिंगल वेरिएबल पर बैक वक्त डिपेंड कर रहे हों। यहाँ पर नोट करना है कि ये जो a इस्तेमाल हो रहा है पहली एग्जाम्पल में, ये कॉन्स्टेंट है। सिमिलरली नीचे a और b जो इस्तेमाल हो रहे हैं ये भी क्या है? कांस्टेंट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं फंक्शन की तरफ। नेक्स्ट फंक्शन है इवन फंक्शन। बेटा ऐसा फंक्शन जिसमें इनपुट अगर माइनस भी कर दो कोई फर्क ना पड़े। A function f is said to be even if f of minus x is equal to f of x। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये मिसाल के तौर पर आप इसकी एग्जांपल लें। यहाँ पर अगर आप x की जगह 1 लगाएं तो आंसर आएगा 1, x की जगह 2 लगाएं तो आंसर आएगा 4। ठीक है जी? x की जगह 1 लगाया तो आंसर क्या आया? 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है। x की जगह 2 लगाएं तो आंसर क्या आएगा? 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है। क्लियर हो रही है ना? अब x की जगह -1 लगाएं तब भी आंसर 1 आएगा। x की जगह -2 लगाएं तब भी आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। क्लियर हो रही है ना सबको बात? मतलब पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ इनपुट और नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ इनपुट पर सेम आंसर आए, ऐसे फंक्शन को इवन फंक्शन कहा जाता है। जैसे इस एग्जांपल में देखो, आपको पता है ना cos माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब cos 30 लिखें या cos -30 लिखें, दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा, √3/2। क्लियर ना? cos 45 लिखें या cos -45 लिखें, दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा, 1/√2। क्लियर जी? तो ऐसे फंक्शन जिसमें x की पॉजिटिव वैल्यू लिखो या x की नेगेटिव वैल्यू लिखो, दोनों वैल्यूज़ को लिखने के बाद जो जवाब है सेम आए, इसलिए हम लिखते हैं कि f ऑफ -x और f ऑफ x दोनों पर वैल्यूज़ क्या आ रही हों? सेम आ रही हों, ऐसे फंक्शन को इवन फंक्शन कहा जाता है। अब आते हैं ऑड फंक्शन की तरफ। आप अगर x की जगह माइनस वैल्यू लिखें तो वो माइनस बाहर आ जाए, वो माइनस एब्जॉर्ब भी ना हो। जैसे आप इस एग्जांपल में देखें जो लास्ट में दी गई है, f ऑफ x इज इक्वल टू x³। ये थोड़ा सा नीचे आप देखें, f ऑफ x इज इक्वल टू x³ में अगर आप x की जगह माइनस लगाते हैं, आप अगर सबसे पहले लिखें 1 तो f ऑफ 1 का क्यूब 1 होगा और f ऑफ -1 का क्यूब -1 होगा। क्लियर हो रही है ना? f ऑफ 2 लिखें तो क्या आंसर आएगा? 2 का क्यूब 8 होता है, लेकिन f ऑफ -2 लिखें तो -2 का क्यूब क्या होता है? -8 होता है।
तो माइनस लगाने से वो माइनस आ जाए। क्लियर? तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है? ऑड फंक्शन। जैसे यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, लेकिन साइन -30 की वैल्यू क्या आएगी? -1/2। साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, और साइन -60 की वैल्यू क्या आएगी? -√3/2। सो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा फंक्शन जिसमें माइनस लगाने से माइनस आ जाए, ऐसे फंक्शन को क्या कहा जाता है? ऑड फंक्शन कहा, सुना और बोला जाता है। क्लियर जी सबको? आगे चलते हैं जी। आगे आपका असाइनमेंट है, गिव 3 एग्जाम्पल फ्रॉम योर साइड ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। आपने 3 एग्जाम्पल देनी है मंदरजा झैल फंक्शंस की। बेटा कल तक मुझे सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, रैशनल, इवन, ऑड, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, ये 7 फंक्शन हैं। इनकी 3 एग्जाम्पल आपने अपनी तरफ से देनी है मुझे। और साथ में बेटा क्विज़ है। क्विज़ में आपका पहला सवाल है, आपका असाइनमेंट है कि अगर f(x) 6 है तो f(2) मालूम करो। और आपने मुझे ये बताना है कि ये कौन सा फंक्शन है। ठीक है जी? f(x) अगर 6 है तो f(2) क्या होगा? वाई देयर इज़ द नीड ऑफ फंक्शन, ये आपका दूसरा सवाल कि फ़ंक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, फंक्शन हम यूज़ क्यों करते हैं। होप्स हो कि आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे जो हैं तो इन क्लासेस को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और घर बैठ के सेफली स्टडी कर रहे होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अपने एक्सरसाइज 1.1 की तरफ जाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।